Good morning, dear students. I welcome you all in my channel. My name is Ravikant Soni and we are solving the chapter 4 quadratic equation of class 10th. Okay. So in our previous video, what we have seen the what is the derivation of quadratic formula and what are the conditions for the roots of the equation. Three conditions थी अपने पास when discriminant is greater than 0, equal to 0 and it is less than 0. Okay. Now today we will be solving only the word problem. जो आपके बुक में जो sentence wise problem है उसको मैं आज बताऊंगा कि how by the basic knowledge of the terminology we can convert the sentence into an equation. कैसे हम sentence को equation में convert कर सकते हैं. So let's start the class. So the question number one I will be starting from exercise 4.1. ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 4.1 है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एंड आई विल बी टेलिंग हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एन इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको ये बोल के रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. करना कुछ भी नहीं है, वी डोंट हैव टू सॉल्व इन दिस बट वी हैव टू ओनली रिप्रेजेंट द कंडीशन इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू अस. और वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो डायमेंशन है वो कितना दे के रखा है आपको, 528 मीटर स्क्वायर. हाउ मच? 528 मीटर स्क्वायर इज गिवन टू अस. द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब देखो एक प्लॉट है, वो प्लॉट कैसा है आपका, प्लॉट इज ऑफ रेक्टेंगुलर. सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू अस 528 मीटर स्क्वायर. गिवन है, ठीक है, ये आपने लिख लिया. फिर क्या देके रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ is, what is the meaning of is? whenever the word is आएगा, जब कभी आपके पास is आएगा तो आप क्या लगा दोगे, इक्वल टू. ठीक है, लेंथ is, फिर क्या बोल के रखा है, वन मोर देन. मोर का मतलब क्या होता है, मोर मीन्स प्लस, प्लस वन, वन मोर. किससे वन मोर, ट्वाइस द ब्रेथ. तो चाहे आपका ट्वाइस हो जाए आइस, आइस मीन्स जब आपका जैसे ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, तो आइस मीन्स होता है मल्टीप्लाई. तो ट्वाइस द ब्रेथ, सो 2b + 1. सो हियर वी हैव गॉट एन इक्वेशन, L इज इक्वल टू 2b + 1. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन टू अस. आपको बस इक्वेशन बनाना है. सो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज L × b. ओके, नाउ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा दैट विल्स ओनली फॉर द वन वेरिएबल, बट हियर द टू वेरिएबल्स आर देयर, लेंथ एंड द ब्रेथ. तो जब कभी आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे तो आपको एक को उसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे मैंने लेंथ को ब्रेथ के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन कन्वर्ट किया एक्चुअली, लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. तो आपका जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, किस में हो गया, ब्रेथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो अब अपन क्या करेंगे, लेंथ की जगह in the place of length what we are going to put 2b + 1. और breadth चेंज हुआ नहीं, b. area is how much, 528. तो ये आपके पास हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर + b. अब 528 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे. सो इट विल बी 2b स्क्वायर + b माइनस 528 इक्वल टू 0. यहाँ तक ये आपको करना है क्योंकि द क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग दस टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो फॉर्म करने का बोला है, वी हैव फॉर्म्ड. अब अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो आपका जैसे कि आप अपने स्कूल के हिसाब से करो तब ठीक है, लेकिन ईच एंड एवरी इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व. क्योंकि क्या पता अभी यहाँ पे आपको बोल रहा है कि दैट यू हैव टू ओनली रिप्रेजेंट, बट इन द एग्जाम इट कैन ऑल्सो आस्क टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑल्सो. जैसे कि ये b है, मैंने यहाँ पे आपका b लिया है,
क्वेश्चन में आंसर में आपका एक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। आप ब्रेड्थ को क्या ले सकते हो, एक्स ले सकते हो। अगर आपने ब्रेड्थ को एक्स ले लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x+1। वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, आप चाहे कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर। आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। तो कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक। पॉजिटिव बोला है तो वो नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर एक टर्म अगर आपका x हो गया तो आप x-1 नहीं लेंगे, आप क्या लोगे, x+1, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात बोल के रखा है। सो लेट x एंड x+1 आर द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बोल के रखा है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नाउ वन मोर थिंग, वेन एवर टू टर्म्स आर देयर ऑलवेज अप्लाई द ब्रैकेट x+1। अगर आप इसको x से लिखोगे सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट x एंड x आर ओनली मल्टीप्लाइड, वन मल्टीप्लाई नहीं हुआ। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको ये बोल के रखा है टू कॉन्जिक्यूटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। तो एक अगर x हो गया तो सेकेंड विल बी हाउ मच, x+1 is 306. So is means equal to 306. Now open the bracket, so it will be x square plus x, 306 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -30x। ये आपका आंसर हो गया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहाँ पे दो लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, कौन कौन, एक हो गया रोहन और दूसरी हो गई उसकी मदर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट देखो, जितने स्टेटमेंट होंगे, जितने सेंटेंस होंगे, उतनी इक्वेशन बनेगी। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, एक सेंटेंस कंप्लीट, सो वन इक्वेशन हैज़ टू बी फॉर्म्ड। आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो प्रेजेंट एज, कभी भी जब अपन बात करते हैं एज की, सो वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग द प्रेजेंट एज, अपन प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपको रोहन की प्रेजेंट एज पता है नहीं, so what we can do, we can take the present age of Rohan is x years, ले लेंगे। अगर प्रेजेंट एज रोहन की x ईयर है तो आपको स्टेटमेंट में बोला है कि दैट रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, x+26 ईयर्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आफ्टर दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कोई भी चीज़ नाउ मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स लेटर। तो जब लेटर की बात हो रही है दैट मीन्स योर एज विल बी इंक्रीज्ड। तो एज कितनी इंक्रीज होगी, जितने साल की आप बाद की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे 3 ईयर्स लेटर अगर मैं बात करूँ, 3 ईयर्स लेटर, तो अगर ये अभी 10 साल का है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 13 साल का, दैट मीन्स x+3। अगर ये प्रेजेंट x+26 है तो ये x+26+3 दैट इज हाउ मच, x+29 हो जाएगा। अब 3 ईयर्स के बाद जब आप इनके एजेस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट रिजल्ट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू हाउ मच, 360। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी हाउ मच, 360। अब देखो ये भी दो टर्म्स है, ये भी दो टर्म्स है, तो अपन x+29 फिर +3 x+29। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट लगाया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स है, दोनों 2 टर्म्स हैं। सो व्हेन यू विल ओपन दिस इट विल बी x² + 29x + 3x + 7 और ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 3 2 6 87। ये जो -360 है इसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये हो जाएगा -360 = 0। सो इट विल बी हाउ मच, x² + 29 + 3 इज हाउ मच, 32x। माइनस करके देखोगे तो कितना हो जाएगा, -3, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 273। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इक्वेशन तो आ गई, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल के रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज, यही बोला ना, रोहन्स प्रेजेंट एज। सो व्हाट इज द रोहन्स प्रेजेंट एज, x। अब अगर आपको उसकी एज निकालनी है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यही बात है कि सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपके पास दोनों कंडीशन है, इधर बाय द फैक्टराइजेशन और बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
आप दोनों से किसी जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब कभी आपके पास ऐसे बड़े नंबर आए लाइक x² + 32x - 273, तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, -b + -b² - 4ac/2a। b का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर करने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है। फिर 4 × 273 करने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोल रहा है। तो ये नंबर बड़े आएंगे कि छोटे आएंगे, बड़े आएंगे। सो स्टूडेंट्स, जब कभी आपके पास कोई बड़े नंबर आ रहे हो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हो तो आप एक बार फैक्टराइजेशन को ज़रूर देखें। कैसे देखना है आइए मैं बता देता हूँ आपको, इसको सॉल्व करके देखते हैं फैक्टराइजेशन से। See, our equation is x² + 32x - 273 = 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जनरल फॉर्म के, तो ये हो जाएगा ax² + bx + c = 0। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है 32 है, और c की वैल्यू कितनी है -273 है। तो अपन जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग a × c। तो 1 × -273 कितना हो जाएगा, -273 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको करना है क्या है कि यू नो दैट व्हाट आर दोज टू नंबर्स जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 273 होगा और प्लस करोगे तो 32 होगा, नहीं पता अपन को। तो अपन इस केस में जब अपन को ये नहीं पता कि व्हाट आर दोज टू नंबर्स जिसके मल्टीपल करने से गिवन आए और सम करने से आपका मिडिल टर्म आए, तो अपन क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट नंबर्स होगा उसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, जब मिडिल ये जो प्रोडक्ट वाला नंबर आया है इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो आइए करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपका हो जाएगा 273, क्लियरली 3 से है तो ये हो जाएगा 91, अगेन 3 से है तो ये हो जाएगा 17, 17 और 1, यही है ना, 17 नहीं, सॉरी 7 से होगा, ये 13, सॉरी ये आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, हाँ सही है। सो आपके पास 273 क्या आया, आपके पास आया 3 × 7 × 13। आप प्रोडक्ट तो आपको ये पता है। अब आपको करना क्या है कि ये 3 नंबर से आपको इनको ऐसे अरेंज करना है, 2 नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना है। 3 को किस में करना है, 2 में, जिसका आप प्लस या माइनस करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सब सही तो है ना, ठीक है, 32 आना चाहिए। तो देखो आप यहां से मैं देख रहा हूं कि 3 × 13, 3 × 13 कितना होता है, 39 होता है ना। 3 × 13 इज 39 और 39 में से 7 सेपरेट कर देंगे तो आ गया अपना 32, सिंपल। फिर से देखो, मुझे इन 3 नंबर से 2 नंबर बनाने हैं सच दैट, प्रोडक्ट को तो भूल जाओ क्योंकि प्रोडक्ट इनका -2873 आएगा, बट अब मुझे वो 2 नंबर बनाने हैं जिसको मैं अगर माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा 32। अब माइनस क्यों करना है, देखो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके 32 हो गए, तो आपका जो फर्स्ट नंबर हो गया वो 39, दूसरा नंबर हो गया -7। अब आप जब इसको फैक्टराइज करोगे, जब आप इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x² + 39x - 7x - 273 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, x + 39 - 7। अब देखो ये दोनों प्लस है तो ये दोनों भी प्लस होंगे, लेकिन ये दोनों कैसे है, माइनस में। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7, तो कॉमन क्या आएगा, 7 ही आएगा, और ये हो जाएगा x + 39 = 0। सो इट विल बी x - 7 x + 39 = 0। सो x = 7 एंड x = -39। ये कैसे आया, जब आप x - 7 = 0 रखोगे और x + 39 = 0 रखोगे। अब x क्या था, x आपका था प्रेजेंटेज, किसका प्रेजेंटेज, रोहन का। तो आप मुझे बताओ क्या आपकी एज कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती, तो अपन नेगेटिव एज लेंगे नहीं। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो गई, 7 ईयर। अगर रोहन की प्रेजेंट एज 7 ईयर है तो उसकी मदर की कितनी है, 26 + 7 = हाउ मच, 33 ईयर्स। आई होप यू हैव गॉट द क्वेश्चन। नाउ
Now the last question of our exercise 4.1, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. Distance आपको दे के रखा है. जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए where the train is traveling or car is traveling, तो आपको ये देखना है कि डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं. डिस्टेंस इज फिक्स. व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? 480 किलोमीटर. ठीक है, 480 किलोमीटर ये आपका फिक्स हो गया. इफ द स्पीड हैड एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. अब अपन को स्पीड तो पता नहीं है फर्स्ट कंडीशन में, पता है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड है, नहीं पता. तो अपन स्पीड को क्या ले लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर. अब आपको बोल के रखा कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर चेंज हो जाए, कम हो जाए, तो मैं सेकेंड को क्या ले रहा हूँ? s डैश ले रहा हूँ. सो इट इज़ हाउ मच? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि जो पहले जो ट्रेन वॉज ट्रैवलिंग वॉज एट कॉन्स्टेंट स्पीड हो गई, मतलब कुछ स्पीड से जा रही है. अब वो स्पीड अपन को नहीं पता, सो वी हैव कंसिडर एज x. अब आपने क्या किया कि स्पीड को डिक्रीज कर दिया है. स्पीड डिक्रीज होगा तो टाइम जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा कि कम होगा? ऑफ कोर्स इट इज़ ग्रेटर. किस पे ज़्यादा टाइम लेगा? S1 में लेगा कि S डैश में लेगा? S डैश में ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि आपकी स्पीड कम है. क्यों? देखो, स्पीड का जो रिलेशन होता है टाइम से वो इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज. इन्वर्स होते हैं. आपको भी पता है अगर अपन तेज़ दौड़ेंगे तो अपन को टाइम कम लगेगा, और अगर अपन धीरे धीरे पैदल चलेंगे तो अपन को टाइम ज़्यादा लगता है. सो दैट्स वाई स्पीड एंड दैट टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. अब आपको ये बोला कि जब आपने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी तो आपको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है. तो मान लो कि अगर आप x किलोमीटर से जा रहे हो तो आप यहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच रहे हो इतना डिस्टेंस कवर करने में. अब आपने स्पीड कम कर दी, तो स्पीड कम कर दी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. कितना ज़्यादा लगेगा? अब आप 3 घंटे बाद पहुँचोगे, मतलब कितने बजे पहुँचोगे? 11 बजे पहुँचोगे ना. तो टाइम किस पे ज़्यादा लिया है? इस पे ज़्यादा लिया. तो ये जो 3 आवर्स है ये एक्चुअली क्या है? अगर मैं इसको सपोज ये आपका T1 ले लेते हैं, इसको यहाँ पे T1 आवर, और यहाँ पे आपका ले लेता हूँ मैं T2 आवर. तो टाइम किसका ज़्यादा है? T2 का है. तो दोनों का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 दे के रखा है. अब अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है? 480 अपॉन T2 की स्पीड कितनी है? x माइनस 8 माइनस T1 की स्पीड कितनी है? 480 डिस्टेंस है. स्पीड कितनी है? x इज इक्वल टू 3. अब आप देख रहे हो कि आपके में जो न्यूमरेटर है वो दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है. सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन टेक आउट कॉमन. जब कभी आपके पास न्यूमरेटर कॉमन दिखे ना तो उसको आप न्यूमरेटर कॉमन ले ही लो. तो जब आप न्यूमरेटर कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 480 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता. अब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स है, माइनस है, फ्रैक्शन में है, तो अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. तो आपको पता है एलसीएम, अब देखो ये 3 है, ये 48 है, तो ये 16, तो ये 160 हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? 160. एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा x माइनस 8, तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस. अब देखो माइनस है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये दोनों टर्म यहाँ पे आएंगे, तो माइनस है तो आप ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा. आपको जब भी 2 टर्म्स है, फिर से कह रहा हूँ, इसको दिमाग में सेट कर लो. वेन एवर यू आर सीइंग द 2 टर्म्स प्लीज अप्लाई द ब्रैकेट व्हेन 2 टर्म्स आर देयर. ओके. इक्वल टू 3. नाउ अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, सो इट इज हाउ मच? 160 x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू हाउ मच? 3. तो x और x आपका कैंसिल हो गया. सॉरी, ये 3 नहीं है, ये एक्चुअली 1 है. अब आपका हो गया. अब 16 इंटू 8, 8 6 48, कैरी 4, 12, 1280 इज इक्वल टू, इसको इससे ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x. तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन हो गया. अब आपका इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर बाय द फैक्टराइजेशन और बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 4.2 व्हाटएवर द सेंटेंस प्रॉब्लम्स आर देयर. In the next video, we will solve exercise 4.2 and later we will solve exercise 4.3 also. Okay. So that's all for today. I hope you like the class. Bye bye.